छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और सवाल के उत्तर देने के लिए हमारे साथ अंशुल जैन साहब जुड़े हुए हैं। पल मखीजा साहब का सवाल है, E2E नेटवर्क आज ये पूछ रहे हैं क्या मैं इन लेवल्स पर एंट्री ले लूं? अंशुल जी। आई वुड पिटी, मतलब 2484 पे आपने क्यों नहीं लिया? आप जब 3000 पे आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दे रहे थे तब प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अभी फिर कोई बुलिश एविडेंस बना नहीं है तो व्हाई डू यू वांट टू बाई? जब तक कोई बुलिश एविडेंस नहीं बन रहा है, कोई सपोर्ट जोन नहीं आ रही है, तब तक क्यों बाई करना है? आउटराइटली किसी भी चीज को कभी भी क्यों बाई करना है? तो एटलीस्ट वेट फॉर अ 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप जो कि 2728 के आसपास है। हो सकता है अगर डीपर पुल बैक किया तो ब्रेकआउट पॉइंट रिटेस्ट करने 2484 में आपको फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए। तो अगर 3400 जाना है तो 3390 पे लेके भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, मगर 3390 पे स्टॉप लॉस आपका कहीं 400-500 रुपए नीचे होगा, प्रॉफिट 10 रुपए की होगी। और 2400 रुपए पे स्टॉप लॉस 10-20 रुपए का या 100-200 रुपए का होगा, टारगेट 1000 रुपए का होगा। तो एक पॉइंट का वेट करना चाहिए। ये जोन बाइंग की नहीं है। 2718 के आसपास पहला बुलिश एविडेंस देखना स्टार्ट करेंगे। अगर मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो फिर वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर नितेश सारंगी जी का। ये पूछ रहे हैं अंशुल भाई, एक तो देवानगिरी शुगर इन्होंने 3 रुपये 60 पैसे का लिया हुआ है और एक सोम डिस्टिलरीज 73 रुपये का लिया हुआ है। बोल रहे हैं कि इनको होल्ड करें, एग्जिट करें या बाय करें, प्लीज गाइड। सर शुगर स्टॉक्स तो चल रहे हैं और शुगर स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए। आज भी सुबह हमने दो शुगर स्टॉक बाई दिए हैं। आपको दिया था उसका टारगेट हो गया रेणुका। रेणुका रिस्क फ्री हो गया। दबंगरी अभी नहीं चला है, प्रोबेबली पीछे पीछे वो भी चल जाएगा। अब चलना चालू किया है अवध शुगर और बलरामपुर चीनी। तो ओवरऑल सेक्टर में टाइड आ रही है। सोम डिस्टिलरी अभी तो कोई भी बाइंग नहीं बन रही है। या तो 50 डे मूविंग एवरेज 84 के पास कोई रिजेक्शन दे तो बाइंग बनेगा, या फिर 9760 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाई बनेगा। फिलहाल के लिए अगर ये लिकर काउंटर्स में देख रहे हैं तो एक ग्लोबल स्पिरिट में ब्रेकआउट बना है। 1090 से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया हुआ है लॉन्ग। अभी रिस्क फ्री हुए हैं 1123 पे, बट ओवरऑल स्विंग हाई के आसपास जाते हुए दिख रहा है। तो लगभग 1170-1200 के आसपास प्रिसाइसली 1175 रुपए जाते हुए हमको दिख रहा है। हालांकि रिस्क फ्री हम ग्लोबल स्पिरिट पे हो चुके हैं, बट फिलहाल इन लिकर काउंटर्स में एज ए लीडर या मोमेंटम जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हाईएस्ट है वो ग्लोबल स्पिरिट में है। तो उस पर फोकस रखना चाहिए अगर लिकर काउंटर में पैसा कमाने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो ये रही बात इन दोनों शेयरों पर। और एक मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक ना श्रवण जी की एक सुपर चैट आ रही थी, वो कृपया भेज दें। वो नदारद हो गई है, अभी तो आ रही थी स्क्रीन पर, एकदम से गायब हो गई है। अगला शेयर आया मवाना शुगर। प्रीति सिंह जी पूछ रही हैं 103 रुपये पर लिया हुआ है, इसमें क्या करें सर, सेल या होल्ड? तो सभी शुगर स्टॉक चल रहे हैं। मवाना शुगर में भी आज ब्रेकआउट है। 575% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। और आज का जो ब्रेकआउट है ये सिर्फ ना सिर्फ टाइटनेस का ब्रेकआउट है, ये टाइटनेस जो पिछले 7-8 दिन से बन रही थी, इस 221 दिन के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो मवाना शुगर में अच्छा ब्रेकआउट 109 रुपए पे बना है। 113 रुपए 74 पैसे चल रहा है। प्रोबेबली ये 130 रुपए तक जा सकता है। आपको केवल स्टॉप लॉस 103 रुपए का लगा के शांति से छोड़ देना है। और डिस्क्लेमर, ये मेरी लिस्ट में पता नहीं क्यों नहीं आया, अभी सामने दिख गया है। तो हम मवाना शुगर अपने क्लाइंट्स को अभी बाई रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मवाना शुगर यहाँ पर अभी अभी बाई दिया है सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। अच्छा, तो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दिया मवाना चेक शुगर करिए पर। लिस्ट से हट क्यों गया था मवाना शुगर, आया कि नहीं। ठीक है अंशुल जी, क्या टारगेट दिया आपने अपने क्लाइंट्स को? क्या दिया सर? मेरा मैकेनिकल रहता है 120-90 का टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस 109-60 का दिया है। मेरा ठीक है, फिक्स रहता है रिस्क रिवॉर्ड के 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, 4% की रिस्क, इस टाइप से मेरा एक्सेल फिक्स होता है। उसी से एंट्री प्राइस डालते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट और क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं अगर आपने कैपिटल डाला है तो। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मनमोहन जी का, ये बोल रहे हैं सर SSWL स्टील स्ट्रिप्स व्हील और बैंक ऑफ इंडिया पर क्या व्यू है?
सर बैंक ऑफ इंडिया में तो फिलहाल वीकनेस दिख रही है, 138 टूटता है तो ब्रेकआउट जो 452 हफ्ते का आया था ये प्रोबेबली फेल होगा, बट मेरा फेलियर में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्ले करने का, क्योंकि जनरली ऐसे स्टॉक सेकंड अटेम्प्ट करने आते हैं। तो 138 के नीचे वीकनेस जरूर है, अगर है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं और दोबारा री एंट्री 154 के ऊपर कर सकते हैं। और अगर ये सब नहीं करना है, 2-3 साल समय दे सकते हैं, तो शांति से यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक ये लेके छोड़ दीजिए। 2-3 साल में मेरे हिसाब से हाईएस्ट पैसा आपको यूनियन बैंक में बनेगा, बाकी बैंक्स में भी कुछ ना कुछ पैसा बनेगा। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पीएसयू बैंक्स। एक समय था जब मैं एक्सट्रीमली बेरिश था, अब चूंकि सब में बड़े बड़े पैटर्न्स का ब्रेकआउट आने लगा है, तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस। बट ये कछुए की चाल चलते हैं, तो मैं पर्सनली इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, स्लो एंड स्टडी ऊपर चले जाएंगे। मैं पक्का ट्रेडर हूँ, मेरे को मोमेंटम चाहिए होता है जो इनकाउंटर्स में नहीं रहता है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा SHWL पोलैंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, 222.50, 223, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 245 रुपए तक आराम से स्टॉक निकल सकता है। तो स्टॉक ठीक लग रहा है, बट ब्रेकआउट या पैटर्न बनेगा 222.50 के ऊपर। कल प्रीएम्प्टिव लॉन्ग कैंडल बनी थी, तो अगर आप प्रीएम्प्टिव लॉन्ग सोच रहे हैं तो कल का लो 208 है, इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लीजिए। आइडियली अच्छी बाई जो बनेगी 222 रुपए के ऊपर बनेगी। ठीक है, एक सवाल हमें सर मिला है एक स्टॉक से जिस पे बार बार सवाल आता था, अब पता नहीं क्यों आना बंद हो गया जब टारगेट पूरे अचीव हो रहे हैं। पैसा लो डिजिटल 38 हाँ 39 के रेट में हमने कितना डिस्कस किया था, अब जाके जो स्विंग हाई था जो स्विंग हाई हमने डिस्कस किया था 17 जनवरी 2025 का 48.36, ये टारगेट अब अचीव हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप पता नहीं क्यों सवाल नहीं पूछ रहे लोग। मैं सोच रहा था अंशुल भाई, ये मेरी भी स्क्रीन पर लगा हुआ था, और आज जब मैंने देखी स्क्रीन तो मॉर्निंग के सेशन में केवल यही एक कुछ उन चुनिंदा काउंटर्स में से था जो ग्रीन में थे। अब शुगर शेयर भी चल गए तो वो भी एक अलग बात है। मैं सोच रहा था कि आज ये सवाल आना चाहिए, वरना मैं खुद आपसे पूछता कि पैसा लो में कितना जो पैसा मिल रहा है वो ले लें या अभी और पैसा देगा ये। चलिए इट इज ठीक है। ऑल अबाउट पेशेंस, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये रोज के ब्रेकआउट प्ले आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, इंटरेस्टिंग है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है, एक कंपनी है शैडोफैक्स, इस पर आपकी राय सर। ये किसने पूछा है सर? 162 रुपये का है ये। नहीं, पूछा किसने? अरे सर, अब मैंने सुपर चैट खोल ली है, वो उनका सवाल ढक गया। मैं अभी नाम बता दूंगा। अरे ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आईपीओ बेस ब्रेकआउट 123 में खरीदा है और रोज हर प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके 158 या 150 155 कर लीजिए, 158 156 सपोर्ट जोन है, 155 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। कल ऑल टाइम हाई लगाया, जो ऑल टाइम हाई से अगर 4-5 रुपए नीचे आने में आप घबरा रहे हैं, अगर आप वही व्यक्ति हैं, नया सवाल है तब तो ठीक है, अगर आप वही व्यक्ति हैं तो कुछ नहीं बदला, 155 का स्टॉप लॉस। अगर आपका नया सवाल है तो फ्रेश बाइंग अब नहीं करनी है, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, मोमेंटम मैच नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 155 का स्टॉप लॉस लगाना है, जो 123.66 या 124 पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना। ये हैं मनीष दत्ता जी, अगर आपको याद। नहीं, ये नए नहीं, नए हैं, ठीक है। चलिए, अब श्रवण सिंह जी के सवाल है सुपर चैट पर। इन्होंने सवाल पूछा है सर, होनासा, GKSL और फिजिक्स वाला, इन तीनों में इन्होंने व्यू चाहिए आप पर, आपका। ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। होनासा और फिजिक्स वाला पहले बता दीजिए। सर फिजिक्स वाला में तो फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। आईपीओ के बाद 73 दिन में 52% करेक्ट हुआ था, 50% रिट्रेसमेंट 111.74 पे था जो टेस्ट हुआ 17 अप्रैल को। उसके बाद से टाइटनेस है, ब्रेकआउट 111.50 के ऊपर बनता है तो 124 तक फिजिक्स वाला चला जाएगा। मेरी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। इस पूरे प्रोसेस में एक ही प्रॉब्लम है कि नीचे से जो पोल बना उसमें कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था। फ्लैग में तो हम हमेशा ही ड्राइड अप वॉल्यूम एक्सपेक्ट करते हैं, अब पोल पे ड्राइड अप वॉल्यूम है, इसलिए मेरा ब्रेकआउट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरा मीशो में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ग्रो में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, शैडो फैक्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था, आईपीओ बेस पीडब्ल्यूएल में इसलिए नहीं आ रहा है। दूसरा होनासा बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है, जो बार बार हम डिस्कस कर रहे थे 19 मई वाले हफ्ते की कैंडल, उसका हाई 302 निकाल के 3 हफ्ते से टाइट रेंज में क्लोज कर रहा है। चौथा हफ्ता है, प्रोबेबली एक आध हफ्ता और लगा सकता है, बट अब ये खराब तभी होगा जब 300 के नीचे क्लोज करेगा।
तब तक पूरी पूरी उम्मीद है कि 443 तक जा सकता है। मिड वे एक आपको अनमिटिगेटेड लेवल है 387.7, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या कुछ कंसोलिडेशन मिल सकती है, मतलब वो बम्प इन द रोड रहेगा, बट जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है 302 का, उसका पहला टारगेट 443 है। ठीक है, एक शेयर है सर इनका गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, इसमें क्या राय रहेगी आपकी? गुजरात यूनियन, गुजरात किडनी, अच्छा गुजरात किडनी, जी के हाँ GKSL, एस एल। हाँ जी हाँ जी। सर ये आईपीओ के दिन ही बड़े वॉल्यूम के साथ, चूंकि एवरेज वॉल्यूम तो नहीं था लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ 30 मिलियन के वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया था, जिसका हाई 123 था। कल उसी को स्वीप मार के आया, लेकिन आज इनसाइड बार बना रहा है। एक दिन इसको, एक या दो दिन इसको, शैडो फैक्स का चार्ट खोल लीजिए और इसका चार्ट खोल लीजिए, सिर्फ पहले दिन के वॉल्यूम का अंतर आपको दिखेगा। बाकी 123 124 ये जोन के ऊपर जिस दिन क्लोज करे बिल्कुल बाई कर लीजिएगा, शैडो फैक्स टाइप चल जाएगा। तो शैडो फैक्स और इसको चार्ट को आजू बाजू लगा के देखिए, ब्रेकआउट के बाद शैडो फैक्स ने कैसे बिहेव किया था। सिमिलर बिहेवियर जब आपको 123-24 के ऊपर मिले इसमें, तब एंट्री कर जाइएगा। तो इसलिए वो भी दे दिया आपको कि रेफरेंस कहाँ खोजना है, उसके हिसाब से आपके पास आजू बाजू लगा के देखिए तो आपको पता रहेगा प्रॉपरली वैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करे तो बिल्कुल लॉन्ग कीजिएगा। ठीक है सर, तो ये रही बात इन पर्टिकुलर शेयर पर, गुजरात किडनी पर। एक और सुपर चैट आई थी, ये बार बार आज सुपर चैट गायब हो रही है, फिर खुद से विजिबल हो जाती हैं। एक हमारे दर्शक हैं महेश पंडित जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इंडसइंड बैंक में एंट्री कर सकते हैं क्या? तो इंडसइंड बैंक में कल एंट्री बन रही थी, अब आज तो नहीं बन रही है। कल हमने डिस्कस भी किया था इंडसइंड बैंक, परसों सॉरी, इनसाइड बार बना रहा है। कल एंट्री बनी थी, आज वापस इनसाइड बार बना रहा है। अगर करना ही है तो 883 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करके मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट करूंगा, उसके बाद जाता तो मेरे को दिख रहा है ये स्टॉक 1003। तो एंट्री थोड़ी सी 19-20 भी अगर होती है तो कोई खास अंतर नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपके पास पेशेंस है। अगर 2-4 रुपए गिरने में आप घबरा जाते हैं तो फिर आपको प्रिसाइज एंट्री चाहिए, जो अभी नहीं बन रही है। तो एक मोमेंटम चेस करने वाली एंट्री ले सकते हैं, 1003 तक ऊपर जा रहा है। प्रिसाइज एंट्री के लिए तो आपको प्रिसाइज सेटअप का वेट करना पड़ेगा, जो बनने में शायद 2-4 दिन लगे। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एमक्योर फार्मा, इसमें इनकी बाइंग है 1575 की। नाम भी लिख दिया करें तो ज़्यादा अच्छा है, शेयर का नाम लिखते हैं, अपना भी नाम लिख दें तो सर आपका नाम लेने में ज़्यादा आसानी होती है। हिम के 6414 के नाम से आईडी है। प्रदीप जी आप हमारे साथ आ गए। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग अंशु सर एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी आज मार्केट में क्या करवा दिया, ये कुछ बंगाल से कुछ हवाएं अलग तो नहीं चल गई? देखिए, इधर तो खेला तो होना ही है, और बाकी मैं इतना बोल सकता हूँ, जो अभी एग्जिट पोल है, डोंट बिलीव एनी टाइप्स ऑफ एनी एग्जिट पोल्स, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ग्राउंड पे कुछ और है और बाकी सोशल मीडिया में कुछ और है। और सेकंड, मार्केट जो अभी है निफ्टी, ये भी एक्सपेक्टेशन के साथ ही चल रहा है। एक बार तो 23,600 को आना ही है। अब जितना भी आप 24,000 कर लीजिए, अभी देखिए ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से भागा है, सो कहीं ना कहीं ये भी एक टेंशन है। और कल भी मार्केट बंद, बाकी 2-3 दिन मार्केट बंद ही रहने वाला है। तो 4 तारीख रिजल्ट 12 बजे आ जाएगा। मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि बंगाल में बीजेपी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार बना ले फर्स्ट टाइम। बाकी अभी एग्जिट पोल भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज के आए हैं, बीजेपी के फेवर में ही है, लेकिन मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा। और व्यू मेरा थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, ममता दीदी को ग्राउंड लेवल पे हराना दैट इज नॉट इजी थिंग, क्योंकि उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे ना, और संगठन बहुत स्ट्रांग है टीएमसी का। मैं आई एम डिस्क्लेमर, आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। वो तो 4 तारीख को पता डेफिनेटली लगेगा। और निफ्टी बैंक का भी अगर हम देखेंगे, हमारा 2-3 दिन पहले से सेम व्यू था, मतलब एटलीस्ट मैं 2,000 पॉइंट के करेक्शन एक्सपेक्टेशन करके चल रहा था, जो कि 54,500 तक आना था, वो आ चुका है। कल भी हमने देखा ऊपर से जिस तरीके से गिरावट आया, और आज भी ऑलमोस्ट 840 पॉइंट के आसपास अभी भी गिरावट चल रहा है। अब नीचे एक गैप है
अगर ये गैप फिल करने आ जाएगा तो फिर से और 2000 पॉइंट नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर के रखा है। और कल मार्केट वो फ्राइडे वाला, जैसे कि फ्राइडे वाला सिचुएशंस होता है कि मार्केट में कोई लॉन्ग करके नहीं जाना चाहता, वो सिचुएशंस आज सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। अब सुबह से एक तरफा सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह देख के एंड जिस तरीके से सिचुएशंस होने वाला है इवेंट नेक्स्ट 3 4 5 दिन में, तो लगता है कि एक बार यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट है, देखिए वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। अगर फिर से 24,200 एंड अबव सस्टेन होता है तो फिर एक बार हम बात करेंगे फिर से 24,800। लेकिन बिफोर दैट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं फ्रेश बाय करना, बाय ऑन डीप करना। अभी बाय ऑन डीप का बाजार ओवरऑल है वीकली चार्ट में, लेकिन अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स वगैरह हम लोगों ने देखा है सुबह से, एंड मैं तो अभी भी जितने भी एग्जिट पोल्स है इसको मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। और यह बार बार ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको 4 तारीख 12 बजे पता चल जाएगा। चलो, हम एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करते, हम सीधे बंगाल से प्रदीप जी से राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप बताएं, ग्राउंड पे आपने क्या देखा? देखिए ग्राउंड पे मैंने एक चीज देखा है, डिस्क्लेमर हुई है क्योंकि लोग बार बार सोच लेते हैं कि यार ये अच्छा, कुछ कौन जीत रहा है? पॉलिटिकल। छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, कौन जीत रहा है? सिंपल। टीएमसी। टीएमसी जीत रही है, बस खत्म। ठीक। ठीक है सर। पॉसिबिलिटीज हाई पॉसिबिलिटीज चार्ज है इस बार टीएमसी का गवर्नमेंट ही आने वाला है। एक्चुअली क्या है, आप जितना भी ट्राई कर लो लेकिन ग्राउंड पे मुश्किल है ममता दीदी को हराना। अभी देखिए दो फेस में हो चुका है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है, लेट्स सी। लेकिन इसीलिए मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी 138 159 कुछ कुछ पोल में, तो मैं कल ये भी देख रहा था 200 बीजेपी क्रॉस। लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे 77 सीट आए थे, तो इस बार 77 से आप इंक्रीज, अगर हवा भी थोड़ा आप लोगों ने गर्म कर दिया, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ 100 110 मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये 140 50 कहाँ से डेटा आ रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है लेट्स सी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीएमसी का गवर्नमेंट ही आने वाला है। अच्छा, चलिए ठीक है। अंशुल भाई, अगर टीएमसी आ गई तो फिर मतलब मंडे भी कुछ होगा? क्योंकि हमने 4 मई को बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब आप 3 दिन की ग्लोबल अनसर्टेनिटी झेलोगे, 4 तारीख को इतने सारे स्टेट्स के इलेक्शन आएंगे, तो कोई एक ब्रॉडर रेंज है मार्केट के लिए? अंशुल भाई? चल जी अंश लगता है खाना खा रहा है। हाँ, अंशुल जी लग रहा है अभी शायद। चलो प्रदीप जी, आप ही बता दीजिए, कोई ब्रॉडर रेंज? देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट जिस तरीके से एक पैनिक सिचुएशंस दिखा रहा है, मुझे लगता है कि रेंज होना चाहिए 24,200 एंड अबव। अगर क्लोजिंग आ जाता है देन मैं लॉन्ग करने में पसंद रहूंगा, और 23,600 के नीचे एक बार मैं शॉर्ट करने में पसंद रहूंगा। अब इस रेंज के अंदर अभी कुछ करने की सिचुएशंस में मार्केट बचानी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट लास्ट 2 से 4 दिन से व्यू यही था कि जैसे जैसे 24,100 24,000 के आसपास है, एक बार तो इजीली डीप मिलेगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत वॉलेटाइल सिचुएशंस हो रहा है, इतना मल्टीपल इवेंट्स है। अब इतना सडनटे संडे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ना आ जाए, अब ब्रेन क्रूड भी देखना पड़ेगा, अगर बाई चांस और उछाल दिखाता है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकता है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव भी खेलना चाहूंगा, मैं नेगेटिव भी जाना चाहूंगा, लेकिन लेवल टू लेवल। अगर 23,650 ब्रेक करता है तो फिर से एक बार आपको 23,100, अगर 24,200 ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो फिर से आपको एक बार 24,800 700 तक इजीली मिलेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ नहीं करना है, या तो आप थोड़ा बॉटम बॉटम के आसपास बाय करने में कंफर्टेबल रहेंगे, या तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में सेल करने में कंफर्टेबल हूँ। बीच में करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। सही बात है, तो बीच में करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है, ये हमारे हल्दर जी का मानना है। ठीक है सर। अंशुल जी जैसे ही जुड़े, पीसीआर टीम जरा बता दीजिएगा, वो 1 मिनट का ब्रेक लेकर गए, उन्होंने मुझे बताया। आ गए हैं अंशुल जी। अंशुल भाई, अब अभिषेक सिंह जी का सवाल है। उस सवाल के लेने से पहले ये हल्दर साहब कह रहे हैं भाई टीएमसी जीत रही है और पोल अलग बता रहे हैं, तो अच्छा, हल्दर साहब कल बड़े बुझे बुझे से बैठे थे लेकिन आज बहुत खुश हैं, कोई आपके पास खास वजह है इनके खुश होने की जो आपकी यारी दोस्ती में पता चली हो?
अरे एमक्योर अनम्यूट फार्मा कर की लीजिए। बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सर पहले तो आप एमक्योर फार्मा पे बात कर रहे थे, ये स्टॉक मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया था, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 74 हफ्ते का 1550 के आसपास, तो वहां से 1769 का हाई लग चुका है और आईपीओ बेस का टारगेट 2000 है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। दूसरा मैं खुद ये जानना चाह रहा था कि आज पहले तो इनने कहा मजा तो बाई ऑन डिप का वीकली पे है, तो ये मजा वर्ड कहाँ से आ गया, कहाँ मजे हो रहे हैं जो आज इतना खुश लग रहे हैं? तो ये मजा क्या, कहाँ का मजा है जो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है और हल्दर जी को मिल रहा है, जो इतना खिले खिले से लग रहे हैं? कौन सा मजा है जो हम लोग से छूटा जा रहा है? पता नहीं, ये तो तो हल्दर जी हम बताएंगे। लोग हल्दर फोमो जी, में आते आज जा रहे हैं। आज देखो, आज आपकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है, ये तो हम पक्की लोग बात है। फोमो में आते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो सर ऑलवेज खुश ही रहता हूँ, ऐसा कोई ना तो ना ना, है ये नहीं। देखिए, ये अलग स्टेटमेंट है, ये थोड़ा। नहीं, ये विशेष कुछ 4-6 महीने से कुछ ज्यादा विशेष खुशी दिख रही है व्हाट्सएप। अंशुल जी की खांसी में भी एक अलग वो है। चलिए ठीक है। अब प्रदीप जी नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। वैसे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, हो सकता है हल्दर साहब के कहीं प्लान बने हो और कहीं घूमने उमने जा रहे हो, राइट हल्दर जी? नहीं, अभी तो सर घूमने का कोई प्लान नहीं है। अभी 4 तारीख तक इंतजार करना है कि 4 तारीख एक्चुअल में बंगाल में क्या खेला होने वाला है, वही थोड़ा देखने में बहुत मजा आएगा। लेट्स सी। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर, इस पे एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक सिंगला जी, 454 रुपये के लिए हुए इन्होंने 4000 शेयर। ये पूछ रहे हैं टारगेट ऑन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स हैं इसके 12 मई को। प्रदीप जी, इस पे क्या करना है टाटा पावर नहीं, पर? टाटा पावर का कवरेज स्टार्ट हुआ था अगेन, 410 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको 485 490 तक के मूव आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगे। पोजिशनली व्यू है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। शॉर्ट टाइम में एक बार आ सकता है 430 435 इजीली आ सकता है, दैट इज नॉट ए बिग डील, बट बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मोहम्मद रफ़ीक साहब का। ये पूछ रहे हैं सर, आरआर काबल 1544 का लिया हुआ है, ई टू ई नेटवर्क 3087। सर ई टू ई नेटवर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, आरआर केबल पे मैं बात कर देता हूँ। 1544 का लिया हुआ है। अंशुल भाई, इस पर आपकी राय? सर ये 1500 रुपए से बाई दिया हुआ है और 1700 का टारगेट दिख रहा है। 1665 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, हालांकि वहां से रिएक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं है। 1700 1740 ये जोन आते हुए मेरे को दिख रही है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। एग्जिस्टिंग होल्डर्स जरूर 1560 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा लें। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकिए, मूविंग एवरेज से दूर है, मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए तब वापस से ब्रेकआउट बनेगा। एक काउंटर और है ये जो पूछना चाह रहे हैं आपसे, एन फ्रैक्टल, ये 970 का लिया हुआ है। ये पूछ रहे हैं क्या इसमें और बाय कर सकते हैं क्या, या इन दोनों में और बाय कर सकते हो, आरआर केबल में और एन फ्रैक्टल में? तो स्पेलिंग बताइए। NFRACTAL, ये है ना आई थिंक। नहीं नहीं, वो फ्रैक्टल एनालिटिक्स होगा। अच्छा, FRACTAL ही लिखा हुआ है इन्होंने। फ्रैक्टल में तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया सर 42 दिन का, उसी को रीटेस्ट करने आ रहा है, तो फ्रैक्टल बाइंग एनालिटिक्स। बनेगी, लेकिन थोड़ा सा बुलिश एविडेंस बनने दीजिए। स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन है, पुल बैक शैलो वॉल्यूम्स पे है, बट बुलिश एविडेंस की जरूरत है। तो कोई रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद ये स्टॉक आपको करीब करीब 1100 रुपए तक आराम से मिल सकता है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, पुल बैक ले रहा है, पुल बैक अच्छा है, बस बुलिश एविडेंस मिले तो बाई करना स्टार्ट है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, M&M, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं प्रदीप जी। मनीष जायसवाल साहब, बताइए सर क्या करना है? देखिए, M&M अभी ऑलमोस्ट इसका जो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, रिसेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हमने लोगों ने देखा है, और 2950 के रेंज के आसपास का एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अभी 3060 के आसपास चल रहा है, 0.3% डाउन है। मुझे लगता है कि एक बार आप बने रहिए, 2900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। प्रोमिनेंट काउंटर है, बीच बीच में ऐसा होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद कुछ टाइम कंसोलिडेशन। इससे पहले भी हमने देखा है, जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 3-4 महीना एक कहीं ना कहीं करेक्शन सेलिंग प्रेशर दिखाया था। अगेन घूम फिर के स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से करेक्शन मोड पे है।
तो ये जो करेक्शंस मोड पे है, ये करेक्शंस मोड कंप्लीट होने के बाद अगेन एक बार आपको 3650 3700 तक के मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो फिलहाल अभी तो आप होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। ठीक है। एक काउंटर आज वेदांता, वेदांता पर एक बार देख लेते हैं। देखिए एक्स डिमर्जर आज इसका प्राइस हो गया है। तो यहाँ पर एक बार वेदांता के काउंटर पर, वैसे तो चार्टिस्ट तो इसमें कुछ चार्ट तो काम करेंगे नहीं क्योंकि इसके चार्ट में बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हुई है। अगर आप वेदांता का चार्ट दिखा सकें जी 280। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जिन लोगों के पास है वेदांता वो डरे नहीं, क्योंकि आज एडजस्टेड प्राइस है। आपको 4 शेयर और मिलेंगे अलग अलग बिजनेसेस के, उसमें एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और स्टील का होगा, तो वो भी लिस्ट हो जाएंगे। तो वो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंशुल भाई 280 रुपये में वेदांता, अब इसकी जो मतलब इसमें जो जिंक का कारोबार है, हिंदुस्तान जिंक का 60% स्टेक प्लस जिंक इंटरनेशनल प्लस कॉपर, ये 3 बिजनेसेस अब वेदांता के साथ हैं। एल्यूमिनियम इससे अलग हो गया, पावर इससे अलग हो गया, ऑयल एंड गैस अलग हो गया, स्टील अलग हो गया। अगर मैं 280 रुपये पे वेदांता को देखना चाहूँ तो डिविडेंड के प्रोस्पेक्टिव से या और बहुत सारी चीज़ों के प्रोस्पेक्टिव से, मेटल वेटल के प्रोस्पेक्टिव से, क्या ये ठीक है? आई नो शायद चार्ट आपके पास भी एडजस्टेड नहीं होंगे आज। सर ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट अदानी एंटरप्राइज में आया था बहुत समय पहले। और पहले तो चार्ट एडजस्ट होने में ही ट्रेडिंग व्यू और बाकी सॉफ्टवेयर ने मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है 3 हफ्ते तक मैं रेगुलरली मेल करते रहा था, उसके बाद जाके हमने एडजस्ट किया था, तब जाके कुछ चार्ट समझ में आना स्टार्ट हुआ था। तो इतने गैप के साथ मेरे को नहीं लग रहा है कल के कल चार्ट एडजस्ट कर पाएंगे, जब तक सारी नई लिस्टिंग नहीं हो जाती या जो भी प्रोसेस है नया चार्ट बनने तक। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट प्रीवियसली बुलिश था काउंटर। कल के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट 743 के ऊपर बना था, उसका टारगेट लगभग हाई का था 795। तो उस हिसाब से लेवल एडजस्ट करके अब क्या टारगेट बनेगा कहना मुश्किल है, बट कल तक तो जो चार्ट था वो बुलिश था। तो मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ बदला नहीं है कि ये बेरिश हो गया हो। तो चार्ट एक बार एडजस्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद क्लियर लेवल मिलेंगे। एक सेफर साइड के लिए आज का लो 271 स्टॉप लॉस ले लीजिए, कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो तो एटलीस्ट ऑन द गिवन चार्ट जितना डेटा है। बाकी अगर ट्रेडिंग व्यू एक्टिवली कल एडजस्ट कर देता है और नया चार्ट आ जाता है, थोड़ा सा डिस्कस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। एथर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रदीप जी 200 शेयर हैं 1004 के, कहाँ पर एग्जिट करना है? एसके आहूजा साहब का सवाल है। एथर इंडस्ट्री या एनर्जी क्या बताया? सर ये है AETHER, एथर इंडस्ट्रीज। ओके। ये जी 1165 चल रहा है ना, मेरा इन्होंने चार्ट में पता 1004 में नहीं लिया है जी। आ ए नहीं रहा है ई एथर। टी एच ई आर से आता है, ए हाँ अच्छा, ई टी टी ए टी एच एच होगा, ई। हाँ। हाँ। जी, ये नहीं आ रहा है मेरे ए चार्ट में ई फिलहाल। चलिए टी कोई नहीं, अंशुल भाई ये अंशु आंसर जी एक आप बार कर देख दीजिए। लीजिए। हाँ। सर एथर इंडस्ट्री में 79 वीक्स के या ये कह सकते हैं ज्यादा क्लियरली अगर देखें तो 141 हफ्ते, बट एकदम क्लीन देखेंगे तो 79 वीक्स का आईपीओ बेस ब्रेकआउट था 1039 पे। पहला लेग कंप्लीट हुआ है, सेकंड लेग में अभी पुल बैक के मोड में है। 1020 पे नीचे जाके ऊपर आके हायर लो जरूर बन रहा है, बट 1180 ये लेवल निकलने के बाद आपको एक कंफर्म्ड बाइंग मिलेगी। तो 1180 निकलने का वेट कीजिए प्रिसाइसली, उसके बाद बाई करेंगे तो आप रिलेटिवली सेफ रहेंगे। आपका स्टॉप लॉस अभी अगर यहाँ लेते हैं तो स्टॉप लॉस 1102 पे आता है। 1080 के 1180 के ब्रेकआउट पे लेंगे तो स्टॉप लॉस 1150 आएगा। तो थोड़ा सा रुक के महंगा लीजिए, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, टारगेट भी बड़ा रहेगा। यहाँ लेंगे तो रिस्क भी ज्यादा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड में मैच नहीं करेगा। तो थोड़ा सा महंगा 1180 के ऊपर ले लीजिएगा 1149 के स्टॉप लॉस से, और करीब 1240 का टारगेट रहेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है KPR मिल पर 929 रुपये के लिए हुए, एक हमारे दर्शक हैं कुणाल बानिक जी। प्रदीप भाई इस पे आपकी राय?
जी अभी 932 के लेवल पे चल रहा है चार्ट में, वीकली चार्ट में डबल बॉटम हुआ है, और अभी 993 995 उससे पहले कुछ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, और कंटिन्यूअसली लास्ट 2 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग मिल रहा है वीकली चार्ट में। सो बिल्कुल होल्ड करना है, बने रहना है। एक बार आपको 991 से 1000 के आसपास का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है देन फिर से आपको 1150 तक एक मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सिप्ला पर। इस पर आपकी राय अंशुल भाई, सिप्ला पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं सिप्ला एंड मीशो, इन दोनों में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? अच्छा देखिए, सिप्ला में अगेन अगेन अगेंस्ट सीनेक्स फार्मा अगर आप कंपेयर करेंगे, 23 हफ्ते में 30% का करेक्शन है, तो रिलेटिव वीकनेस है। इन्वेस्टर के तौर पे जरूर ले लीजिए, धीरे धीरे ऑल टाइम हाई आ जाएगा, बट सीनेक्स फार्मा पे 23,500 के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। आप देखिए, इप्का लैब और एमक्योर फार्मा अपने बेस से ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट पे खड़ा है, सन फार्मा ब्रेकआउट के जस्ट नीचे खड़ा है। तो मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, और कुछ नहीं मिलता तो फार्मा बीज अवेलेबल है, वो ले लीजिए। तो रिलेटिव वीकनेस क्लियरली सिप्ला में है। मैं ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से तो बिल्कुल नहीं लूंगा, इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं जो चलने में ज्यादा तेज चलते हैं, तो मैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कंपेयर टू सिप्ला। केस इन पॉइंट एम टी ए आर टेक या थर्मैक्स या हाँ, अभी तो यही दोनों काउंटर मेरे को याद आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। इन दोनों को देख लीजिए। मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आया, थमेक्स में 50% का मूव आ गया, एमटीआर टेक में 50 60 70% का मूव एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में आ गया। यहाँ पिछले 2 हफ्ते से मार्केट करेक्ट कर रहा है, मतलब पिछले 8 हफ्ते में अगर देख लीजिए तो मार्केट करेक्शन के मोड में और कंसोलिडेशन के मोड में, पुल बैक के मोड में ये वर्टिकल अप मूव दे रहा है एमटीआर टेक। तो इस टाइप से रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां हो वहां ज्यादा फोकस होना चाहिए। मार्केट 19-20 भी होता है तो ये गिरने में कम गिरते हैं, बढ़ने में जल्दी से अपने हाई क्रॉस कर जाते हैं। तो आई वुड स्टिक टू दोस 4 नेम। सिप्ला मेरी लिस्ट में बहुत नीचे आता है, हालांकि आता जरूर है, जैसे एचडीएफसी बैंक आता है, बट लिस्ट में ऊपर बहुत सारे नाम है, तो मैं वही फोकस करूंगा। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर कला मंदिर पर, सुमित गुप्ता जी का। 105 रुपये के लिए हुए हैं प्रदीप जी, इन्होंने होल्ड करें या एग्जिट शॉर्ट टर्म के लिए? कला मंदिर पे मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके हर एक उछाल में आपको बेचना चाहिए। कहीं ना कहीं चार्ट में कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक तो एक बार सस्टेन होना चाहिए 145 150 एंड वो, तो फिर करेंट जोन से एटलीस्ट 50% मूव होगा, देन इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। बिफोर दैट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे स्टॉक को होल्ड रखने में, क्योंकि अगर 100 भी ब्रेक हो जाता है तो अगेन आपको एक बार फिर से ये स्टॉक 75 से 80 आते हुए दिखाई देंगे। विवेक सर, आपने तो मुझसे पूछ लिया कि बंगाल प्रिडिक्शन, इलेक्शन प्रिडिक्शन, तो एक बार अंशुल जी का व्यू भी पूछ लीजिए कि उनका क्या व्यू है इसमें। अंशुल जी, अगर बता सके बंगाल का तो बता दीजिए अंशुल जी। सर मैं मतलब राजनीति बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, अनलेस यूपी या एमपी के चुनाव हो जहाँ पे रहते हैं। बाकी हम्म। एग्जिट पोल मैं तो खुद ही प्रदीप से पूछता रहता हूँ। एग्जिट पोल पूरे मिक्स दिख रहे हैं सर, मतलब हवा किसी भी करवट बैठ सकती है। माहौल दोनों साइड गर्म है, दोनों साइड कॉन्फिडेंट पूरे हैं, ऑप्टिमिस्टिक दोनों साइड हैं। बट हाँ, थोड़ा सा सत्ता पक्ष को हिलाना मुश्किल होता है ये, मतलब टीएमसी या बीजेपी या कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है, जो भी सत्ता पक्ष होता है, क्योंकि धन बल और मशीनरी उनके पास होती है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, राज्य में टीएमसी सत्ता में है, और दोनों ही सत्ताधारी पार्टियों के बीच में लड़ाई है। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना वाकई में मुश्किल होता है। और एग्जिट पोल, आई आई वुड नॉट बिलीव एग्जिट पोल। मैं मंडे सुबह रिजल्ट पे ही ज्यादा बिलीव करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑफ लेट एग्जिट पोल्स में काफी दिक्कतें आई हैं। एग्जिट पोल भी एक तरह का पीआर बिल्कुल। माध्यम हो गया है, थोड़ा सा पब्लिक को अपने साइड करने का, पहले चरण दूसरे चरण के बाद। तो मैं उस पर ज्यादा ना जाके आई वुड वेट मंडे सुबह, जब तक मार्केट खुलेगा बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही चुकी रहेंगी, तो वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। बाकी दो सत्ताधारियों के बीच में जीतता कौन है मंडे पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब मंडे ही पता लगेगा। देखिए एक्चुअल रिजल्ट ही ले जीते लेंगे कोई ना। भी, इतिहास दोनों रच देंगे। अगर ममता दीदी जीतती हैं तो चौथी बार महिला मुख्यमंत्री का इतिहास हो जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो उनके लिए भी इतिहास हो जाएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई पार्टी उन्हीं के स्टेट में
इतने साल बाद सत्ता में आ रही है और वो बना रही है, तो हिस्ट्री इन द मेकिंग तो है ही, ये तो पक्की बात है। चलिए, बढ़िया है। अच्छा, गेल पे क्या करना है अंशुल जी? सानवी ऐसा सावंत मैंने जी भी पूछ कहीं रही हैं। सुना था तो ध्यान चिपका दिया है। नहीं, मैं समझ गया था वो। मैं यही सोच रहा था, मैंने बड़ी ज़बरदस्त, मतलब वैसे कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ और सारा मैंने मतलब अभी इतिहास सुबह एक भूगोल जगह उठा लाए। सुना था यही, मैं बोला कुछ मिल नहीं रहा, यही चेप देता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, सानवी सावंत जी पूछ रही हैं, गेल 152 का लिया है और एनबीसीसी 83 का। सर, इन दोनों स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए? गेल, मेरी राइट? है। हाँ, प्रदीप अच्छा, जी, मैंने अंशुल जी से ही पूछ लिया सवाल। ओके जी। ओके। चलो, मेरे को लगा प्रदीप के लिए। सर गेल आगे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 163 पुल बैक में आपको 157 देगा। 157 148 बाइंग जोन है। ऊपर 189 जा रहा है, स्लो एंड स्टडी। 172 पे रेजिस्टेंस है, 189 तक निकल जाएगा। बट वही है, पेशेंस वाला काउंटर है। अगर आपकी मानसिकता मेरी तरह ट्रेडिंग की है, तब तो अवॉइड कीजिए। अगर आप पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे, तो आराम से 189 आपको मिल जाएगा। दूसरा काउंटर कौन सा था सर? एक था सर एनबीसीसी, दूसरा 83 रुपये का लिया हुआ है। एनबीसीसी में भी सेम साइज सेल का भी, जैसे हमने डिस्कस किया प्रदीप ने, कि ब्रेकडाउन दिख रहा है, उछाल में बेचना है। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है। ट्रैप बनाया है वहां पे साइज सेल में भी, और यहाँ पे भी बुल ट्रैप की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। इसमें कंफर्म हो जाएगा 89 के नीचे। 8970 प्रिसाइज लेवल है। थोड़ा सा बफर दूंगा 89, अगर वो टूटता है तो फिर एक बार 80 रुपीज तक की डाउन साइड खुलेगी, तो खराब लग रहा है स्टॉक। ठीक है। प्रदीप भाई, ये ट्राइडेंट 30 रुपये का लिया हुआ है, नेहा जी ने। ये पूछ रही हैं, एवरेज कहाँ पर करें? 700 शेयर पड़े हुए हैं इनके पास। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है और कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। मतलब इतना वीकनेस है चार्ट में। अगर आप एवरेज कर भी लेंगे तो एक बार मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी अननेसेसरी ज्यादा हो जाएगा आपके पास। और बाई चांस अगर यहाँ से भी एक फिर से न्यू लो फॉर्मेशन होता है ऑलमोस्ट 2021 के रेंज पे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा क्लियर। अगर इस बाजार में कहीं पे स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है और चार्ट वीकनेस है, ऐसा कोई भी स्टॉक्स में अभी आपको पैसा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। एक लॉन्ग वीकेंड अभी है, कहीं ना कहीं अभी इतना ज्यादा ग्लोबली सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं लग रहा है। 25.91 के आसपास चल रहा है, और जिस तरीके से आपने पहले भी देखा 29 और उसके बाद 30 के लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा है। सो एक बार एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए रिसेंट लो पे 23 के आसपास। 23 विल बी योर स्टॉप लॉस। कभी भी हिट होता है एग्जिट होना है, लेकिन फ्रेश बाय या तो एवरेज करने का गलती नहीं करना है इस सिचुएशन में। ठीक है। अक्ष गोयल साहब का सवाल है, ये पूछ रहे हैं, नज़ारा टेक में कुछ बताइए सर, काफ़ी दिनों बाद सवाल पूछ रहा हूँ। नज़ारा टेक पर चार्ट व्यू क्या है अंशु जी? अच्छा, नज़ारा टेक 260 के सपोर्ट जोन को टेस्ट किया है, जो 50 डे मूविंग एवरेज भी है और प्रीवियस स्विंग पॉइंट भी है, जहाँ से ब्रेकआउट आया था। नीचे से थोड़ा सा रिकवरी भी ठीक है, तो क्लोजिंग तक वेट कीजिए। अगर क्लोजिंग 265 267 की जोन में आती है, तो एक उम्मीद रहेगी कि 277 आउट जोन आ सकती है। लेकिन अगर किसी भी कीमत पे 255 के नीचे क्लोज किया, तो फिर डाउनसाइड खुलेगी स्टॉक में। ओवरऑल ठीक लग रहा है, बट आज की कैंडल ज्यादा डिसाइड करेगी कि ट्रेंड किस साइड जाएगा।